हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैटरनल हेल्थ के बारे में एंड कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैटरनल हेल्थ को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेके सिविल सर्विसेज की तरफ से हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैटरनल हेल्थ का। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक औरत की हेल्थ, ठीक है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। ये पोस्टपार्टम पीरियड बेटा क्या होता है, इसको हम प्यूपेरियम भी कहते हैं। ये आफ्टर डिलीवरी का पीरियड होता है, जो 6 वीक्स का पीरियड होता है उसको हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई इट मैटर्स। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्यों। देखो बेटा, प्रेगनेंसी में क्या होता है, माँ और बेबी दोनों ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें उनकी डाइट, उनके चेकअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अगर हम चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे, देखो बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड रिस्की पीरियड होता है। इसमें ज़्यादातर ब्लीडिंग, इसमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम पोस्टपार्टम पीरियड की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, माँ को रिकवर करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी होती है, तो इसमें भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली क्या होता है, मदर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, मेडिकल फैक्टर होता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होता है एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक मदर, एक वुमेन की हेल्थ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल और मेडिकल फैक्टर की। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, एज ऑफ मदर, मतलब टीनेज मदर लेस देन 18 ईयर्स, रिस्क ऑफ एनीमिया और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, इसमें आपको याद रखनी है एक चीज़, अगर एक मदर 18 ईयर्स से कम है, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो भी ग्रो कर रही होती है। उस वजह से उसमें क्या क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी होगी, या हो सकता है उसकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है एल्डरली मदर, मतलब एक मदर, एक फीमेल की जो एज होती है वो 35 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें हाई बीपी मतलब हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं, तो डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें क्या याद रखना है, बेस्ट एज जो प्रेगनेंसी की होती है वो होता है 20 to 30। ठीक है, वो आपको याद रखनी है। बेस्ट एज जो प्रेगनेंसी की होती है वो 20 to 30 होती है। एक तो टीनेज मदर में ज़्यादा रिस्क होता है एनीमिया का एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। अगर हम एल्डरली मदर की बात करेंगे तो उसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ के चांसेस होते हैं। हमारा सेकंड होता है पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, मतलब एक औरत, एक वुमेन जो है वो कितनी बार माँ बनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले टू मनी प्रेगनेंसीज। देखो अगर एक माँ बार बार क्या बच्चे पैदा कर रही है तो उसकी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, उसमें आ जाती है वीकनेस। ठीक है, उसकी बॉडी जो होती है वो वीक होती है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मैटरनल डिप्लेशन भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, या यूटेराइन रप्चर भी हो सकता है, मतलब जो उसका यूटेरस है वो वीक हो सकता है और उसकी वजह से वो रप्चर भी हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, बार बार प्रेगनेंसी अगर होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये माँ के लिए रिस्की भी है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद है बर्थ स्पेसिंग। ठीक है, देखो बेटा, बर्थ स्पेसिंग में आपको क्या याद रखना है, बच्चों के बीच गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब अगर एक माँ के एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा 2 साल से पहले हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 साल का गैप नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो अपनी बॉडी होती है उसके लिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसको अपनी बॉडी, उसके अपनी जो शरीर होता है उसको रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता। तो हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, जो एक मदर होती है वो बहुत वीक होती है। ठीक है, उसकी बॉडी जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मिनिमम अगर हम गैप की बात करेंगे 2 बच्चों के बिटवीन, वो कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 ईयर्स का गैप रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस।
ठीक है। देखो जो खाना माँ खाती है, ठीक है, वही उसके हेल्थ और बेबी दोनों के लिए इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर एक माँ है, एक मदर है, वो सही डाइट नहीं लेती तो उसकी वजह से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हम देखते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन से हमें क्या देखने को मिलता है, एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, या लो बर्थ वेट बेबीज हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेट से कम वेट बेबी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या याद रखना है, माँ को बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज उसमें खून की कमी भी हो सकती है या बेबी का जो वेट है वो लो भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से एक मदर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे कुछ किसी में हाइपरटेंशन, हाई बीपी होता है, डायबिटीज़ देखने को मिलते हैं, या हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी, या कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एंटीनेटल केयर, मतलब बिफोर डिलीवरी जो केयर है, मतलब लैक ऑफ रेगुलर चेकअप्स, ठीक है। कोई मदर एंटीनेटल केयर मतलब रेगुलर चेकअप्स बिफोर डिलीवरी नहीं करवा रही है, तो उसके रिजल्ट्स हमें क्या देखने मिलते हैं, जैसे लेट डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। जो हम मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो कुछ होती हैं वो लेट हमें पकड़ में आती हैं, ठीक है, हमें वो पहले पता नहीं चलती हैं, तो इसलिए एंटीनेटल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्मोकिंग, ड्रग और अल्कोहल यूज़, मतलब फीटल एबनॉर्मलिटीज़ और मिसकैरेज। देखो बेटा, प्रेगनेंसी में अगर कोई वुमेन वो क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, ड्रग यूज़ कर रही है या अल्कोहल ले रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलती है या मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर माँ ने अल्कोहल यूज़ किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसका जो बेबी है वो लो बर्थ वेट निकला उसका, ठीक है। जब वो पैदा होता है उसका जो बर्थ वेट है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कम है, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, या ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ बॉर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद है पुअर हाइजीन, मतलब इन्फेक्शंस लाइक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड प्यूरपेरल सेप्सिस। देखो अगर माँ पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करती तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शंस इजीली हो जाते हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होता है उसमें, या डिलीवरी के बाद जो इन्फेक्शन यूट्रस में होता है, प्यूरपेरल सेप्सिस जिसको हम कहते हैं, वो होने के चांसेस हैं। तो इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों के लिए रिस्की होते हैं, ठीक है। इसके बाद है लैक ऑफ रेस्ट एंड ओवर वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ घर पे ज़्यादा काम, हैवी काम करती है या फील्ड्स में कोई हैवी काम करती है और रेस्ट नहीं लेती, ठीक है, क्या करती है, रेस्ट नहीं लेती, जो उसका बॉडी है वो वीक हो जाती है और उसकी वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलता है या पुअर फीटल ग्रोथ देखने को मिलती है, या कहीं पे हम क्या देखते हैं, प्रीटर्म बेबीज़ भी देखते हैं, प्रीटर्म लेबर हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डाइट और मेडिसिन लेना है, ठीक है। तो आपने बेटा इसमें याद रखा होगा, स्मोकिंग और ड्रग यूज से क्या हो सकता है, पुअर हाइजीन की वजह से क्या हो सकता है, लैक ऑफ रेस्ट से क्या हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज़ इन फैक्टर्स से याद रखेंगे। सोचो अगर एक प्रेग्नेंट माँ है, ठीक है, उसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन, उसको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज़ भी है, ठीक है, और वो रेगुलर चेकअप्स के लिए भी नहीं जाती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो अपना हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रही है, तो क्या लगता है आपको उसकी प्रेगनेंसी सेफ हो सकती है? नहीं ना। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। अब है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन ऑफ मदर। देखो, एजुकेटेड मदर, बेटर नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड एंटीनेटल केयर। इसका मतलब क्या है, जो एक एजुकेटेड मदर है उसको बेटर नॉलेज है किसकी, न्यूट्रिशन की, क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में एंड कौन सी चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको ये भी पता होगा हाइजीन के बारे में, ठीक है, मतलब पर्सनल हाइजीन के बारे में और सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। उसके बाद उसको एंटीनेटल केयर के बारे में भी नॉलेज होगी, मतलब रेगुलर चेकअप्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये क्यों करवाने होते हैं। एग्जाम्पल, एक एजुकेटेड माँ आयरन टैबलेट्स लेना नहीं बोलती, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस समझती है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद है इलिटरेसी, डिपेंडेंस ऑन मिथ्स,
ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है, देखो एजुकेशन की कमी, ठीक है, ज़्यादा ही क्या करते हैं, मिथ्स पे बिलीव करते हैं और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे बिलीव करते हैं। जैसे कुछ जगह ये भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से डिलीवरी मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत बिलीफ है। और उन वुमेंस को ये भी नहीं पता होता कि ANC और हॉस्पिटल डिलीवरी की इम्पोर्टेंस नहीं पता, उनकी इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ पाती, ठीक है। तो ये सब इस पे भी डिपेंड करता है कि मदर एजुकेटेड है या इलिटरेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। इसके बाद है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले लो इनकम मतलब पुअर डाइट एंड अनसेफ डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, पुअर डाइट का क्या मतलब है, माँ के जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं, रिक्वायर्ड फ्रूट्स होते हैं या मिल्क होता है, ठीक है, वो उसको नहीं मिल पाते। या अगर हम अनसेफ डिलीवरीज की बात करेंगे, घर पर वो अनट्रेंड वो दाइज को लाते हैं, ठीक है, तो के साथ डिलीवरी होने का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लो इनकम। उसके बाद है पोवर्टी मतलब मैटरनल माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। देखो डायरेक्टली मैटरनल हेल्थ को डैमेज करता है, क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज वो अफोर्ड नहीं होते, जैसे कि वो मेडिसिन जैसे न्यूट्रिशन फूड और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल मतलब आपने ज़्यादातर देखा होगा जो लो इनकम फैमिलीज़ होती है ना, उनकी जो मदर होती है, माँ होती है, ठीक है, वो मोस्टली क्या होता है, वो एनीमिया या लो बर्थ वेट, बेबी या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी का रिस्क झेलती हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू लो इनकम, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, उनकी डिलीवरीज जो है वो सेफ़ नहीं होती है, उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उनको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। अब बात करेंगे हम फैमिली एंड सोशल सपोर्ट की, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करेंगे, देखो मोर हेल्प मतलब माँ को ज़्यादा हेल्प मिलती है, केयर मिलती है, हाउस होल्ड सपोर्ट मिलता है, बट समटाइम्स प्रेशर, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, मतलब ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ये तो पॉजिटिव था, एक मदर को हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, देखो कभी कभी प्रेशर भी बढ़ता है, जैसे कि रिपीट प्रेगनेंसीज के रिलेटेड, कुछ डिसीजन के रिलेटेड, ठीक है, वो प्रेशर भी मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, देखो माँ की हेल्थ जो है वो बिगड़ जाती है, उसको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल आप समझिए, अगर एक सपोर्टिव फैमिली हो तो माँ की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन प्रेशर और डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, PHCs, ANM एंड ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स। देखो रूरल वर्सेस अर्बन गैप इन हेल्थ केयर, रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस है। देखो अगर हम बेटा अर्बन की बात करेंगे, अर्बन एरिया में ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ट्रेन्ड स्टाफ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम रूरल की बात करेंगे तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, फैसिलिटीज़ कम होती हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हमेशा ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, गाँव की माँ को एंटीनेटल केयर जो विजिट्स करना मुश्किल होता है ड्यू टू ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल की कम अवेलेबिलिटी से एज कंपेयर टू अर्बन जो होती है, ठीक है। इसके बाद है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। सबसे पहले है फूड टैबूज, वुमेन अवॉइड न्यूट्रिशियस फूड। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ कल्चर्स में आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के क्या होता है, जो न्यूट्रिशियस फूड जैसे एग्स होते हैं, फिश होता है या मीट होता है, खाने से लोग मना करते हैं। उसकी वजह से रिजल्ट हमें क्या मिलता है, माल न्यूट्रिशन का, ठीक है, या एनीमिया का रिजल्ट हमें मिलता है। तो प्रेफरेंस का हम देखते हैं, जैसे होम डिलीवरीज बाय अनट्रेन्ड दाइज। देखो अनसेफ डिलीवरी, मैटरनल और जो नियोनेटल डेथ है उसकी रिस्क क्या करती है, उसकी रिस्क हमेशा इंक्रीज करती है। या अर्ली मैरिज ट्रेडिशंस जो होते हैं, यंग एज में ही प्रेगनेंसी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब जैसे ओबस्ट्रक्टेड लेबर हमें देखने को मिलता है, हमें एनीमिया देखने को मिलता है, एंड हमें कहीं पे क्या होता है, मिसकैरेज भी देखने को मिलता है। किसकी वजह से, ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से। तो कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स में आपको बेटा क्या याद रखना है, अगर नेगेटिव ये चीज़ें हैं, अगर कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीफ्स नेगेटिव हैं तो मैटरनल हेल्थ जो है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो इफेक्ट होती है किसकी वजह से, इन बिलीफ्स की वजह से। इसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी। सबसे पहले जननी सुरक्षा योजना, ठीक है।
तो बेटा अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, ये लॉन्च हुई थी अंडर NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, और इसकी एम क्या थी? टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ्स बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरीज, ठीक है, मतलब जो वुमेन हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एनकरेज होती है, कॉम्प्लिकेशंस उसमें हमेशा कम होती है। इसके बाद और एक स्कीम थी दैट स्टिल जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये लॉन्च कब हुई थी? 2011 में। ये हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अच्छे से 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एम बेटा क्या थी? टू एंश्योर कम्प्लीटली फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज किसके लिए? एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और जो उसका बेबी न्यू बॉर्न होगा, ठीक है, उसके लिए। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में था। और इसके बेटा बेनिफिट्स क्या थे? फ्री डिलीवरी होती है, ठीक है, चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। मेडिसिन जो हैं या कंज्यूम्स, वो कुछ भी कंज्यूम करे वो फ्री में होते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो भी फ्री में होता है अगर ज़रूरत पड़े तो, इफ़ नीडेड, ठीक है। फ्री डाइट मिलता है, चाहे स्टे हॉस्पिटल में 3 दिन का हो या 7 दिन का हो, ठीक है, तो वो जो पूरा डाइट है वो फ्री में मिलता है। या जो ट्रांसपोर्ट हो होम से हॉस्पिटल या बिटवीन फैसिलिटीज़ या बैक होम, तो वो सारा फ्री। मतलब किसी भी माँ के पैसों की वजह से हॉस्पिटल डिलीवरी जो है वो दूर रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 स्कीम्स हैं इस रिलेटेड। इसके बाद है फ्री एंटीनेटल चेकअप्स, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मतलब हर माँ की प्रेगनेंसी के दौरान जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, ठीक है, वो फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात, मतलब सेफ डिलीवरी अंडर किसी ट्रेन डॉक्टर, ठीक है। फिर है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसे क्या होता है? आयरन, फोलिक एसिड होता है, जैसे कैल्शियम टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब माँ की न्यूट्रिशन और बेबी दोनों का हेल्थ सिक्योर होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद है रोल ऑफ हेल्थ वर्कर। एक हेल्थ वर्कर का रोल क्या है, ठीक है। सबसे पहले एजुकेटिंग मदर अबाउट एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। देखो बेटा, एंटीनेटल केयर क्या है? मतलब प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स, और पोस्टनेटल केयर क्या है? डिलीवरी के बाद माँ और बेबी की देखभाल, ठीक है। तो हेल्थ वर्कर माँ को सिखाती है, ठीक है, चेकअप्स, मतलब बीपी मॉनिटरिंग के बारे में, वेट चेक या डेंजर साइन जैसे ब्लीडिंग, स्वेलिंग होता है या किसी में फीवर, ये सब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये काम किसका होता है? एक हेल्थ वर्कर का काम होता है। इसके बाद है प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। देखो, जो एक हेल्थ वर्कर है ना, ये माँ को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए मोटिवेट करती है। क्यों? क्योंकि घर पे अनसेफ होता है। घर पे अनसेफ डिलीवरी से बचने के लिए हॉस्पिटल डिलीवरी को एक सेफ ऑप्शन बताती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? सेफ प्रैक्टिसेस होते हैं हॉस्पिटल में। इसलिए वो एक मदर को क्या करती है? वो उसको मोटिवेट करती है, किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। इसके बाद है प्रोवाइडिंग आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, टीटी इम्यूनाइजेशन। माँ को आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम टैबलेट्स रेगुलरली देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करते हैं? टीटी इम्यूनाइजेशन, मतलब टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। इसके बाद है काउंसलिंग पेशेंट्स अबाउट स्पेसिंग एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्पेसिंग की, देखो बच्चों के बीच मैंने बोला है कि 2 to 3 years का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि जो माँ है, माँ की हेल्थ रिकवर हो सके और अगला जो बेबी पैदा हो वो हेल्दी हो, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, माँ को बैलेंस डाइट जैसे प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब खाने के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। ये काम भी किसका होता है? ये भी एक हेल्थ वर्कर का काम होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट वाला लिंकिंग मदर और वुमेन टू गवर्नमेंट स्कीम्स। इसका मतलब जो हेल्थ वर्कर है वो माँ को स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जैसे जनानी सुरक्षा योजना मैंने आपको ऊपर बोला, उसको फ्री चेकअप्स के बारे में बोलते हैं, उसको सप्लीमेंट्स के बारे में बोलते हैं, हॉस्पिटल डिलीवरी के बारे में बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ के बेनिफिट्स के बारे में बोलते हैं, और वो फैसिलिटीज़ उनको दिलवाते भी हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ एक रोल ऑफ हेल्थ केयर में, हेल्थ वर्कर में याद रखेंगे कि ये जो हेल्थ वर्कर है ना, इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड मदर, ठीक है। क्योंकि ये उसको टीच भी करती है, मतलब मोटिवेट भी करती है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको प्रोवाइड भी करती है, उसको काउंसिल भी करती है और उसको कनेक्ट भी करती है उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।